नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि स्पीड कैसे बढ़ाएं, बेसिक स्ट्रेटजी क्या होगी। जो बच्चे हैं जैसे मैथ से उन्हें डर लगता है, भागते हैं, मैथ करने से कतराते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं नहीं मैथ जैसे शुरू हुआ फोबिया हो जाता है, एक टाइप का है ना। लेकिन बिना मैथ्स के सिलेक्शन नहीं होना है, ये आप भी जानते हैं। बेसिक मैथ्स जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग भी बोल सकते हैं कि बिना मैथ के एक बच्चा मार्केट का कुछ काम नहीं कर सकता। मार्केट में कुछ सब्जी लेना है, शॉपिंग करना है, कुछ भी सामान खरीदना है, वहां दैनिक उपयोगों में मैथ्स का काम आना ही आना है। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स को इसीलिए हमारे 10वीं तक के सिलेबस में भी जोड़ा गया है। तो आज से हम शुरू करते हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कि क्या मैथ से भागना जरूरी है, क्या हम मैथ से भागकर अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपना काम निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं बेटा, इसका आंसर होगा कि बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। तो हम आज शुरू करेंगे कि मैथ से भागना बंद और जीरो से सिलेक्शन पर रुकेंगे, जीरो से शुरू करेंगे। जिसको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी रहेगी। इस स्ट्रेटजी के बेसिस पर आप देखेंगे कि आपने जीरो से शुरू किया तो सिलेक्शन तक की सीढ़ी का आपने सफर तय कर लिया। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक देखना जरूर जरूर अंत तक जरूर देखना है, इसको देखना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साफ बेसिक से क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बच्चों के मन के बेसिक से क्वेश्चंस हैं जिन पर आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, अगर मैथ्स देखकर डर लगता है, मतलब क्या आपको बच्चे मन में फोबिया होता है ना कि नहीं 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 हम सारी चीजें पढ़ लेंगे। आज बहाना ढूंढते हैं हम कि मैथ्स हमें नहीं पढ़ना है, कोई ना कोई ऐसा बहाना मिल जाए कि हमें मैथ्स ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो क्या आपको मैथ्स देखकर डर लगता है, कैलकुलेशन स्लो है, ये इसका रीजन है? मैथ्स से हमें डर क्यों लग रहा है? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना बेटा। हो सकता है आपसे कैलकुलेशन ना बन रही हो सकता है आपको फॉर्मूले याद ना रह रहे हो सकता है क्वेश्चन बनते 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 लास्ट में आप रुक जा रहे हो, तो उसमें से आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा हो। तो ये सारी चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो ये सेशन केवल आपके लिए है बेटा, ये आपको देखना चाहिए, अंत तक इसको देखिए। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। और आज हम तय करेंगे इन सब चीजों के माध्यम से, एक जो वीडियो है आज क्लास है, ये क्लास तो बेसिकली क्लास ही है लेकिन ये आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी क्लास है। तो यहाँ हम आज बेसिकली डिसाइड करेंगे कि मैथ पढ़नी कैसे है, प्रैक्टिस कितनी करनी है और सिलेक्शन लेवल तक पहुंचना कैसे। तीन बहुत जरूरी चीजें हैं कि हम मैथ पढ़ेंगे कैसे, प्रैक्टिस कितनी करेंगे हम, और सिलेक्शन लेवल तक कैसे पहुंचेंगे। ये सारी जरूरत है जो हमें करना है। अधिकतर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है बेटा? आपको सारी चीजें पता है, आप एक स्टूडेंट्स हैं, इन सारी प्रॉब्लम से आप भी जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैथ से डर लगता है, उनके अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम जरूर होती है कि मैथ का बेस वीक है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम कब क्या क्या कर दें, प्लस माइनस में अंतर नहीं पता, बराबर के साथ पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी प्रॉब्लम है। दूसरा, बहुत सारी बुक्स और सोर्स, कई कई लोग वो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है वो आपस में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बहुत सारी बुक्स लगाएं, क्या बहुत सारे नोट्स को पढ़ें। तो इसका जवाब क्या होगा? क्या ज्यादा बुक्स लगाने से सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, ज्यादा नोट्स पढ़ने से वर्डन कम तो नहीं होगा आपका? तो ये सारे क्वेश्चंस, फॉर्मूला याद करना, क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन देखते ही सोल्यूशन देख लेते हैं। जैसे होता है ना कि क्वेश्चन देखा नहीं, 1 मिनट में आप बिल्कुल क्वेश्चन देखने के बाद आप प्रयास ही नहीं कर रहे क्वेश्चन करने का, आपको लगता है कि नहीं नहीं पीछे क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लें तो ये हमारा एक सोल्यूशन मिल जाएगा, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप, पीवाईक्यूज को सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो ये सारे बेसिक से कंसेप्ट हैं। रैंडम प्रैक्टिस करते रहते हैं। रैंडम प्रैक्टिस मतलब आज मन किया तो ये लगा लिया, आज मन किया तो वो लगा लिया। क्या इन सब चीजों से सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप भी इन सब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ये सारी चीजें आपके साथ भी हो रही हैं, तो ये सेशन बिल्कुल आपके लिए। ठीक है, चलिए और बताते हैं आगे। अब यहाँ बात करें कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स है कि बेसिक कमजोर है, क्वेश्चन याद नहीं होते, पीवाईक्यू समझ में नहीं आ रहा, लगाएं कि नहीं लगाएं, है ना, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम आपकी मैथ्स है? भाई बचपन से तो कोई भी कोई सब्जेक्ट सीख कर नहीं आया ना। बचपन में हमने हिंदी पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ ली है, और मैथ से हमें डर लगने लगा है। तो ऐसा क्यों? क्या मैथ्स प्रॉब्लम है या एक स्ट्रेटजी? तो इसका बिल्कुल सरल सा जवाब है कि यहाँ आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही बेटा। आपने प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ मैथ्स नहीं पढ़ा है, और ये स्ट्रेटजी अगर आप नहीं करेंगे, कवर नहीं करेंगे, स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे मैथ्स पढ़ने की, तो ये फोबिया दिन पे दिन आपका बढ़ता जाएगा और सिलेक्शन में हमेशा आपको रुकावट डालेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको समझना है कि आपको स्ट्रेटजी पे काम करना है, स्ट्रेटजी आपकी बिल्डअप करना है। जैसे ही आप स्ट्रेटजी बना लेंगे बेटा, तो आपको मैथ्स से डर लगना बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं,
आप छोटे अपने बच्चों को देख लीजिए, छोटे भाई बहन को देख लीजिए, जो कक्षा पहली दूसरी में जाते हैं, उन्हें नहीं पता कि मैथ्स क्या है, उन्हें नहीं पता हिंदी क्या है। वो एक पढ़ाने का तरीका, लेवल, ठीक है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उसकी स्ट्रेटजी क्या बिल्डअप करना है, तो हो सकता है बचपन में आपके साथ ये ना हुआ हो, तो यहाँ अब हम कर सकते हैं इसको कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे कि पहले हमें क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है। और ये सारी चीजें अगर आप पढ़ते जाएंगे तो उम्मीद है, उम्मीद नहीं विश्वास है हमें कि आपका मैथ्स कभी भी अच्छा जो है, अच्छा जो है उससे बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी भी आपको मैथ्स प्रॉब्लम नहीं करेगा। जीरो से सिलेक्शन का फॉर्मूला, तो ये सारी बेसिक सी बातें तो हो गई हमारी। अब स्ट्रेटजी पे बात करें कि जो हमारी एक स्ट्रेटजी है, हमें मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, इसीलिए हमने बोला जीरो से हमें मैथ्स नहीं आता। हम तो ऐसे स्टूडेंट्स की बात करें जिसे मैथ आता ही नहीं है। माइनस में कोई भी स्टूडेंट नहीं होता बेटा। आप सोचो कि यार हमें मैथ नहीं आता तो हम जीरो है मैथ में, लेकिन माइनस में तो नहीं है ना। ठीक, तो जीरो से सिलेक्शन का फॉर्मूला है कि हमें जीरो से उठना है और सिलेक्शन पर जाना है, क्योंकि बिना मैथ के सिलेक्शन होना संभव नहीं है। कुछ एक एग्जाम हो सकते हैं, पीएससी हो सकता है, यूपीएससी हो सकता है, वहां आप जा सकते हैं अगर वो फील्ड आपकी है, तो वहां मैथ्स के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर वो फील्ड आपकी मैथ की नहीं है बेटा, तो बिना मैथ के आपका सिलेक्शन होना संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करें बेसिक्स की। आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स पर काम करना होगा। बेसिक्स का मतलब हो गया गुणा भाग जोड़ घटाना पक्षांतर, ये सारी चीजें हमें बेसिक्स के अंतर आती हैं। मतलब बेसिक्स पे आपको काम करना होगा। पहाड़ टेबल जो भी होगा वो भी हम स्ट्रेटजी बताएंगे, तो आप पहले अपना बेसिक्स काम करिए। आप भूल जाइए कुछ समय के लिए कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई तैयारी आप कर रहे हैं। भाई तैयारी तो आप तब कर पाएंगे ना जब आपसे बनेगा क्वेश्चन। आपसे बनता एबीसीडी नहीं है, वो आप लगाने पूरे सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं। तो मैथ्स की प्रॉपर स्ट्रेटजी में सबसे पहले आपका बेसिक्स कवर होता है। तो 8 से 10 दिन आप प्रॉपर मैथ्स में दीजिए, हर छोटी छोटी बारीकियों पे काम कीजिए कि क्या आपसे बनता है, क्या नहीं बनता है ना। हमें पक्षांतर करना अगर नहीं आता तो उसको सीखिए। काटना नहीं आता कि बराबर का साइन है तो आमने सामने कैसे कटेगा, ऊपर नीचे कटेगा कि अगल बगल कटेगा। तो ये बेसिक्स पर आप 8 से 10 दिन बहुत अच्छी तरीके से काम करिए। जब आपका बेसिक्स अगर सही नहीं हो रहा है तो आप किसी ट्यूटर की हेल्प ले लीजिए, अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले लीजिए। अपनी कमियों को जरूर उजागर करिए। बिना कमियां आप उजागर किए हुए कभी भी मैथ्स बेटा आप नहीं सीख सकते। समझ में आया? तो बेसिक्स पे काम करिए। 8 से 10 दिन आपको बेसिक्स पे काम करना ही होगा। बिना बेसिक्स पे काम किए आप मैथ्स का जीरो भी नहीं सीख सकते। बेसिक्स जब आपके सही हो जाएंगे फिर आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये हमारा बेसिक सही है, अब हम कुछ करने के लायक हो गए हैं। ठीक है, जैसे आप बात करें कि एक अक्षर अक्षर से शब्द बनता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक, तो वैसे ही आपके जब बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो अब आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, बेसिक्स आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, केवल कंसेप्ट रहेगा। कंसेप्ट रहेगा मतलब एक इक्वेशन बनाना रहेगा कि एक हमने एक लाइन लिख के दे दी और बेसिक तो आपका क्लियर है ही, सॉल्यूशन तो आपसे बन ही जाएगा। ठीक, तो उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है कि अब हमने बेसिक सीख लिया, हम क्वेश्चन करने के लायक हो गए, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दूसरा तरीका प्रॉब्लम है बच्चों की कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। तो यही कंसेप्ट बिल्डअप की बात कर रहे हैं कि कंसेप्ट आपको अपने तैयार करना है, कंसेप्ट बनाना है कि कैसे हम एक क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लगा है, क्या नहीं लगा। ठीक है, आगे बात करें अगर बेटा, तो इसके बाद आपको एग्जाम्पल्स करना है। कंसेप्ट आपने सीख लिया, कंसेप्ट सीखने के बाद आपको एग्जाम्पल्स लगाना है, उन एग्जाम्पल्स को फिजिकल लाइफ में अटैच करना है, उनकी हमें प्रैक्टिस करना है कि ये एग्जाम्पल है, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल कर लिया, फिर प्रैक्टिस सीट लगाना है बेटा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चंस के। अब पीवाई क्यूज, पीवाई क्यूज और क्वेश्चंस में प्रैक्टिस में बहुत अंतर है। पीवाई क्यूज वो होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जामिनर पूछता है, और प्रैक्टिस वो होती है जो किताबों में होती है, हम किसी से क्वेश्चंस ले लेते हैं या हम अपने मन से क्वेश्चन बनाते हैं। तो वो पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस सीट में डिफरेंस होता है बेटा, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ये हम आगे बात डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज लगा लिए, ठीक है, रिवीजन कर लिया, टेस्ट दे दिया, और टेस्ट और एनालिसिस, ये बहुत ही बड़े पॉइंट हैं। एक तो टेस्ट कि बच्चों की नज़र में टेस्ट का क्या मतलब है और बच्चों की नज़र में पीवाईक्यूज का क्या मतलब है, ये बहुत ही बड़ा सेगमेंट है। इसके बेसिस पर हमारे पूरे सिलेक्शन की नींव रखी है। मतलब टेस्ट है, अगर टेस्ट की बात करें अगर हम, तो टेस्ट एक ऐसा पॉइंट है कि कुछ लोग इसको फ्रस्ट्रेशन का पॉइंट मानते हैं। कैसे कि हमने टेस्ट लगाया, टेस्ट लगाने के बाद हमारे एग्जाम में नंबर नहीं आए, अगर एग्जाम में नंबर नहीं आए, मतलब 100 नंबर का अगर पेपर था, तो 100 नंबर के पेपर में हो सकता किसी के 40 नंबर आए हों, किसी के 30 नंबर आए हों, या हो सकता किसी के 20 नंबर आए हों, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। तो ये नंबर देख के वो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता कि यार हमसे तो कुछ भी नहीं बनता। जबकि टेस्ट ये देखने का नजरिया है ही नहीं कि हमसे क्या बनता है,
टेस्ट का मतलब केवल इतना है बेटा कि आपसे क्या नहीं बनता ये पता करना। जब भी हम टेस्ट देते हैं तो वो टेस्ट में सबसे पहले हमें ये पता करना होता है बेटा कि हमसे क्या नहीं बनता। टेस्ट आपने दिया तो टेस्ट का जो रिजल्ट आया वो आपका आकलन कर रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन उससे बड़ा आकलन सेल्फ होता है कि आप सेल्फ जो आकलन करेंगे अपने आप को कि ये हमने टेस्ट दिया, ये हमसे अगर 60 नंबर का क्वेश्चन अगर नहीं बना, 60 नंबर का पेपर नहीं बना, तो हमें कितना पढ़ने की और जरूरत है, ना कि फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत है। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। टेस्ट देने के बाद कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम टेस्ट देना बंद कर देंगे। ठीक है, रेगुलर टेस्ट कभी नहीं देना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि एक टेस्ट जो आप देते हैं, टेस्ट के बाद जो एनालिसिस लिखा है बेटा यहाँ, ये एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि 100 क्वेश्चन आए, 100 क्वेश्चन आपने पलट के देखे, उसमें से ये देख लिया कि 40 सही 60 गलत, अब बस आप फ्रस्ट्रेट हो गए, अब कुछ नहीं करना आपको। ये एनालिसिस नहीं होता कभी भी। एनालिसिस का मतलब है कि आपने जो 60 क्वेश्चन हैं, ये 60 क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने, जो बन गए उनकी बात नहीं कर रहे, वो आपसे ठीक है अच्छे बने। जो 60 क्वेश्चन नहीं बने, ये 60 क्वेश्चन का आप एक कॉपी बनाइए। इस कॉपी में आप टॉपिक लिखिए कि किस किस टॉपिक की ये 60 क्वेश्चन है। सबसे पहली बात है ना, ये 60 क्वेश्चन का आप जनरल व्यू लीजिए कि 60 क्वेश्चन जो हैं वो किस टॉपिक से आए हैं। अब आपको एक हफ्ते का अपना शेड्यूल टाइट करना है। कैसे? कि जो जो टॉपिक आपसे गलत हुए हैं, जिन टॉपिक्स के क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, उन टॉपिक्स में एटलीस्ट 4 से 5 टॉपिक तो आपको कवर करने ही करने हैं। मतलब टेस्ट आपको हर वीक में लगाना है, जो बिल्कुल बेसिक से बच्चे हैं। ठीक है, वीक में 2 बार लगाइए, एक वीक में एक बार लगाएं। बेसिक वाले एक बार लगाएं और जो उसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो 2 बार लगाएं। ठीक, तो एक बार लगाने के बाद आपके ये टॉपिक निकल आएंगे कि आपको पूरे हफ्ते में जो 60 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन जो भी नहीं बने हैं, वो किस टॉपिक के थे, उन टॉपिक्स में आपको क्या क्या तैयारी करना है, कौन कौन से टॉपिक आप सबसे पहले तैयार कर सकते हो, वो आप तैयारी करिए। फिर इसके बाद ये एनालिसिस का मतलब होता है। फिर अगला टेस्ट देखेंगे तो देखना कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है, एक हफ्ते में कवर किया, क्या उसका क्वेश्चन आया। उसका क्वेश्चन आया तो कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। अब ये तो हमारे टेस्ट के एनालिसिस की बात हो चुकी थी। अब मैथ्स में हम बात करते हैं कि मैथ्स में 3 चीजें सिलेक्शन दिलाती हैं। अगर मैथ्स के बेसिस पर आपको सिलेक्शन लेना है तो बहुत सी 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले तो कंसेप्ट क्लियरिटी। कोई भी क्वेश्चन आपको करना है, सबसे कंसेप्ट क्लियरिटी का मतलब है कि आप एग्जाम देने के बाद जब आते हैं तो वहां बोलते हैं यार सर कि टाइम कम पड़ गया, बन तो सब रहा था लेकिन टाइम कम पड़ गया। ये टाइम कम पड़ने वाली जो बात है, ये आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी से होती है। कंसेप्ट क्लैरिटी का मतलब है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप 10 सेकंड सोच रहे हैं कि ये हमने कैसे किया था, ध्यान नहीं आ रहा है, इस टाइप से आपने कुछ सोचा, यानी वो 10 सेकंड आपने जो सोचने में बर्बाद कर दिए, इसका मतलब है कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आप केवल रिवीजन की कोशिश कर रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमने कैसे किया था, कैसे होगा इसका, कुछ तो याद किया था, इस टाइप से आप बातें करेंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं बेटा, जैसे हम आपसे पूछे कि आपका नाम क्या, विद इन अ सेकंड आप बता दोगे। ठीक, आप कहाँ रहते हो सब बता दोगे। वैसे ही मैथ है, मैथ में अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन देखने के बाद अपने आप पेन चलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपका सोचने का टाइम ही नहीं है। जो सोचने का टाइम है यही हमारा टाइम कंज्यूमिंग है, और यही हमें बताता है बाद में कि हमारा टाइम कम पड़ गया। दूसरा है कैलकुलेशन स्पीड। अब आपको कैलकुलेशन स्पीड तो बेटा करनी ही होगी, है ना। कहीं हमें 19 से 20 से 18 से काटना है किसी नंबर को, अब हमें टेबल ही नहीं आ रही तो हम कैसे काट देंगे। सही है ना। जैसे 114 अगर लिखा है और 38 लिखा है, ठीक है, अब हमें इसको काटना है तो आपको दो नजरिए, या तो 2 से काटोगे या 19 से काट सकते हो आप। तो अगर आपसे टेबल नहीं बन रही, ये सब कैलकुलेशन के पार्ट है। कैलकुलेशन के पार्ट भी क्या क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा, फिर दूसरा हमें कैलकुलेशन पे काम करना है। कैलकुलेशन बढ़ाने के कई तरीके होते हैं, डिजिटल सम हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, ठीक है, दहाई अंक हो गया। बहुत सारी चीजें हैं जो फेवर करती है हमारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए। इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना तीसरा महत्वपूर्ण है कि हमने कंसेप्ट भी क्लियर कर लिए, कैलकुलेशन भी बढ़ा दी, अब हम अप्लाई तो करेंगे। ये तो सारी वो चीजें हो गई कि जो हम घर बैठ के कर रहे हैं। अब ये हमें एग्जाम कैसे देंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि हमने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है उससे हमारा सिलेक्शन हो भी सकता है। तो उसके लिए हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही होगी। तो हर टॉपिक जो भी आप कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके आप कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, कैलकुलेशन स्पीड बढ़िया हो गई। तो आज तो एआई का जमाना है। आप तो बोलिए कि हमें ऐसे क्वेश्चन के इस टाइप के 20 क्वेश्चन दे दिए तो एआई पूरा 20 क्वेश्चन दे देगा। 20 क्वेश्चन की आप ट्रिक देखिए, कंसेप्ट अप्लाई करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपका काम आसान हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं, ये सारी बेसिक सी बातें होंगी, लेकिन अब बात करेंगे स्ट्रेटजी की। जो पहली बात थी कि स्ट्रेटजी करने के लिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, लेवल वन। ये जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स 3 लेवल के होते हैं बेटा, आपको अपना लेवल पहचानना है। ठीक है, स्टूडेंट्स जो हैं वो 3 लेवल की कैटेगरी में आते हैं, आपको अपना लेवल पहचानना है। क्या लेवल पहचानना है कि मतलब जीरो लेवल है आपका, कि एवरेज है, कि गुड है। हम बोलते हैं ना यार वो तो एवरेज स्टूडेंट है, अरे वो तो ढुस है, बिल्कुल जीरो है, कछु नहीं आता उसको तो। और बोलते हैं अरे वो तो पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, उसके साथ बैठोगे अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सी बेसिक सी चीजें हैं। ठीक, ये हमें स्टूडेंट्स को खुद अपने लेवल का आकलन करना है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट होता है बिल्कुल जीरो लेवल का है, लेकिन अपने आप को शो ऑफ ऐसे करता है ताकि बेइज्जती ना हो जाए, क्लास में टीचर इंसल्ट ना कर दे, तो वो अपने आप को ज्यादा दिखाने लगता है। मतलब ये चीजें नहीं करना। ये सबके लिए मैथ प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई है। अगर आपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा जबरदस्ती का दिखावा किया, कर्ज लेके आपने काम किया या अपनी कमियां छुपाई, तो आप नुकसान करेंगे। वही मैथ में भी होता है कि अगर आपने अपना लेवल छुपाया, टीचर को बताने से इनकार कर दिया, या आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, बताइए एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप किस लेवल पे खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। तो सबसे पहला है कि आप अपना लेवल पहचानिए। अपने ट्यूटर, जो भी आपका ट्यूटर है, उसको आप डिस्कस करिए उसके साथ कि सर हमारा ये लेवल है। तो वो आपके लिए एक स्ट्रेटजी बना के देगा कि हाँ बेटा पहले हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। क्योंकि मैथ में कुछ भी नहीं होता, सबसे पहला हमारा होता है कि हमें कैलकुलेशन करना है, बेसिक बेसिक पढ़ना है। बेसिक का मतलब है कि इधर उधर पक्षांतर करना, गुणा भाग करना, छोटी छोटी चीजें है ना। अगर ये भी नहीं बनती तो 2 दिन में टीचर आपको सिखा देगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब 2 दिन के पीछे आप पूरी साल स्ट्रगल करते हैं। तो आप अपनी कमी अगर नहीं बताएंगे तो कोई आपकी कमी दूर नहीं करेगा। इसलिए लिखा है कि स्टूडेंट को अपना लेवल पहचानना है और बिना हेजिटेशन के, बिना शर्म के आपको ये काम करना है। जीरो लेवल कैसे बोलते हैं, टेबल कमजोर है, पहाड़े ही नहीं आते भाई। अभी हम आपसे पूछे कि क्या आपको 20 तक के पहाड़े आते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल देंगे 10 तक आते हैं, 12 तक आते हैं, 15 तक आते हैं, है ना। तो टेबल ही नहीं आती उन्हें। तो भाई आपको टेबल आना चाहिए, टेबल आना होगी। अगर 20 तक की टेबल, कम से कम 20 तक ये फिक्स है बेटा, 20 से कम अगर टेबल आ रही है तो कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन में लैकिंग कर रहे हैं, कैलकुलेशन आपकी नहीं बनेगी, स्पीड आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। ठीक। दूसरा है फ्रैक्शन डेसिमल्स में प्रॉब्लम। आपको पता ही नहीं कि फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न कैसे लिखना है, डेसिमल दशमलव वाले कैसे लिखना है, परसेंटेज और रेशियो कैसे निकालना है। तो बिल्कुल बेसिक से टॉपिक है। बेसिक मतलब जनरल व्यू की बात करें, जैसे अपन मार्केट में जा रहे हैं, बोले यार 10% पे ब्याज का पैसा मिल रहा है, तो परसेंटेज ही नहीं पता। ठीक, रेशियो नहीं निकालना आता है आपको, ठीक है, फ्रैक्शन डेसिमल नहीं आता है। तो ये बेसिक स्टूडेंट्स की कैटेगरी में है। जीरो लेवल के स्टूडेंट्स की कैटेगरी में होते हैं वो बच्चे जिनको टेबल नहीं आ रही है, जिन्हें भिन्न दशमलव में पता नहीं है, और जिन्हें परसेंटेज रेशियो नहीं आ रहा, एवरेज नहीं आ रहा। ये सारे चीजों के स्टूडेंट्स होते हैं जीरो लेवल के। ठीक। लेवल 2 स्टूडेंट क्या है, जो एवरेज बोलता है। बोलता है ना कि यार वो तो यार मेरा दोस्त है, एवरेज ही है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन एवरेज है, गधा भी नहीं है लेकिन एवरेज है। एवरेज का मतलब है उसको पता तो है, कंसेप्ट तो बनता है, क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन ये एवरेज स्टूडेंट कहलाता है। क्वेश्चन बनता है हमसे बेटा, लेकिन अब हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, हम टाइम नहीं कर पा रहे, तो वो हमें टाइम कम करना है। अच्छे लेवल के स्टूडेंट कैसे होते हैं, क्वेश्चन भी बनते हैं इनको, एक्यूरेसी भी है और स्पीड भी, और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी चाहते हैं ये लोग। सही है ना। बोलते हैं ना कि वो दिन भर पढ़ोतरा स्टूडेंट, दिन भर पढ़ाई करता रहता है, पता नहीं क्या पढ़ता रहता है, क्वेश्चन लगाते ही रहता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स ही सिलेक्शन की ओर जाते हैं। तो हमें यहाँ से शुरू करके बेटा यहाँ तक जाना है। यही हमारी आज की क्लास है, यही हमारा आज का सेशन है। ठीक। अब बात करें, इसमें सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही जरूरी है। लास्ट तक देखना ना भूलें इसको बेटा, लास्ट तक वीडियो में बने रहें, और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो जीरो लेवल स्टूडेंट्स क्या करें। अब यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि जीरो लेवल स्टूडेंट जो बहुत ही बेसिक से स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले फाउंडेशन की बात करें कि हमें अपना पहले फाउंडेशन यानी बेस मजबूत करना है। बिना बेस मजबूत किए मैथ में कोई हीरो नहीं बन सकता बेटा। ठीक है। कोई आपसे पूछे कि 18 की टेबल सुना दो, तो टेबल तो बहुत बेसिक सी बात है, कोई नहीं पूछता, लेकिन कुछ चीजें बेसिक मार्केट में आप जाएंगे तो हमेशा आपको मैथ की जरूरत लगेगी। मैथ फाउंडेशन जो होता है, इसीलिए मैथ जो फाउंडेशन है 10वीं तक की क्लास में हर बच्चे को पढ़ाना कंपलसरी है। ठीक है। 10वीं के बाद ही हम मैथ का साइंस चेंज करते हैं। मोट के हमें अब मैथ हमने बेसिक कर लिया, समाज में हम रहने लायक हो गए, सारी कैलकुलेशन हम करने लगे हैं, गुणा भाग जोड़ हिसाब किताब हम लगा लेते हैं। अब हम कुछ स्ट्रेटजी के बेस पर नया कुछ करेंगे। ठीक। तो वहां से आपकी स्ट्रीम चेंज हो जाती है, लेकिन 10वीं तक हर बच्चे को मैथ पढ़ना कंपलसरी होता है। फाउंडेशन में टेबल्स यानी 20 तक की टेबल आपको आना ही चाहिए बेटा। स्क्वायर वर्ग पता है आपको, 25 तक के स्क्वायर आना चाहिए।
क्यूब्स की बात करें तो 20 तक के क्यूब्स आना चाहिए आपको। फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब 1/2 का क्या मतलब होता है, तो बोलो आधा आधा हो गया। 1/3 का मतलब क्या हो गया, तो हमें 3 हिस्से कर देना है। 1/4 का मतलब क्या हो गया, हमें 4 हिस्से कर देना, तो फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। परसेंटेज कन्वर्जन मतलब परसेंट को चेंज कैसे कर लें हम, जैसे बोले कि यार हमें तो अपना 25% हिस्सा चाहिए। अब 25% का मतलब क्या, यही नहीं पता हमें तो। 25% का मतलब ही नहीं पता हमें, तो हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो ये तो बेसिक है ना। जैसे आप कहीं जा रहे हो, बोलो कि किसी से पैसा मांगना है, बोले 25% पैसा लगेगा भाई, तो 25% का मतलब 1/4 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन पता होना चाहिए। बोले कि हमने एक जगह दुकान स्टेशनरी में खड़े, हमने पेन खरीदा एक 20 रुपए का, एक कॉपी खरीदी 30 रुपए की, एक रजिस्टर खरीद लिया 40 रुपए का। अब आप कैलकुलेशन नहीं बन रहे, अब कॉपी में आप लिख के 30 40 50 ऐसे आप लिख रहे हो, 30 35 45, फिर आप बोले 5 5 10 4 3 7 3 10 11, ऐसे अगर आप जोड़ रहे हो तो एक बेसिक कैलकुलेशन नहीं है ना बेटा। अगर आप ये भी कर रहे हो तो आप एग्जाम देने लायक ही नहीं हो। मतलब आपको यहाँ से कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो बेसिक कैलकुलेशन है। बोर्ड मास, बोर्ड मास का मतलब क्या हो गया, ये बेसिक स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं हम, कि बोर्ड मास का मतलब क्या होगा कि आपको यही नहीं पता कि कौन सा साइन पहले सॉल्व करना है। बोर्ड मास कौन सा साइन पहले, जैसे हमने लिख दिया 6/3, ठीक है, और -2। आपको नहीं पता कि पहले हमें डिवाइड करें कि पहले माइनस करें। आपने डिवाइड 3 में से 2 गया, 1 लिख दिया, और 6 में भाग दिया, 1 का 6 लिख दिया। यही पता नहीं आपको तो आप मैथ कैसे सीखेंगे बेटा, ठीक है। रेशियो बेसिक क्या है, बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशन क्या है, मतलब जो बच्चा बिल्कुल मैथ से फोबिया है, जिसको मैथ से फोबिया है, जिसको और ना जो मैथ सीखने से डर लगता है, जो मैथ को देखते ही भागता है, मतलब अंदर अंदर भागता है कि भगवान मैथ से पल्ला ना पड़ जाए। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैथ के बेसिस पर उन्होंने कई एग्जाम का सेक्रीफाइस कर लिया कि नहीं उसमें तो मैथ आती है यार, अपने बस की नहीं है, ठीक है, तो कोई छोटा सरल सा एग्जाम देख लेते हैं। भाई आप थोड़ा सा पोटेंशियल रखिए, ये पूरा बेसिक कंप्लीट करिए बेटा। ये बेसिक कंप्लीट करने में ज्यादा से ज्यादा आपको 10 दिन लगेंगे, ये भी बहुत ज्यादा बोल दिया। अगर आपने पूरे तहे दिल से शिद्दत के साथ अगर इस बेसिक्स को कंप्लीट कर लिया तो 3 से 4 दिन आप नहीं लगेंगे और आप जीरो से हीरो बन जाएंगे। मतलब आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर देने में मजा आएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपके आंसर गलत हो जाते हैं, तो जैसे आपके आंसर गलत हैं आप सोचने लगते हो कि यार हमसे तो बनता ही नहीं है, आप हाथ ढीले कर देते हो। जब आप हाथ ढीले कर दिए, आपसे बनता ही नहीं है बेटा, फिर आप करोगे क्या, ठीक है। तो ये वो पोर्शन है, बस 5 दिन की मेहनत है, और ये 5 दिन की मेहनत आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर देगी कि हर क्वेश्चन में आप उचक उचक कर बोलोगे आगे कि नहीं नहीं इसका आंसर हम बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपसे बेसिक चीजें बनने लगी, अब आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। शर्मिंदगी बेसिक में होती, कंसेप्ट में कभी नहीं होती। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा, कंसेप्ट नहीं बन रहा, टीचर आपको सिखाएगा, 100 बार सिखाएगा। लेकिन आपसे बेसिक नहीं बन रहा, तो हो सकता कई टीचर आपकी इंसल्ट भी कर देते हो कि यार बेटा तेरे इससे नहीं बनता, इतना सा नहीं बनता, तू रहने दे यार, तुझसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये बेसिक चीजें जो 5 दिन है आपका जिंदगी संवार देंगे। तो ये बेसिक चीजों 5 दिन आपको देना है। इसके बाद करना कैसे है, तो पहले आप कैलकुलेशन मजदूर का ये आपने कर लिया, ये आपने कर लिया बेटा, है ना, बेसिक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम मीडियम लेवल के बच्चे की बात कर रहे हैं, जो एवरेज बच्चा है। अब उसकी कैटेगरी में कैसे आना, ये आप एक स्टेज पार कर चुके हैं। अब आप कैलकुलेशन मजबूत कर लो बेटा, फिर चैप्टर मजबूत करो, और डेली कम से कम 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन ड्रिल जरूर करना है। मतलब हमें डेली कैलकुलेशन करना है। अब ऐसा नहीं होगा कि यार हमने बोला कि 15 की टेबल कर ली तो हो गया, ठीक है। ये टेबल लेवल से कुछ नहीं है, आपको कैलकुलेशन के लिए 15 से 20 मिनट पर डे देना होंगे। अब एक क्वेश्चन आता है आपके मन में, हमारे मन में, आपके मन में, कि क्वेश्चन है कि क्या चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब क्या है। होता है ना कि आपने क्वेश्चन निकाला, एवरेज के निकाले 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो आपने टीचर ने कराए हैं, आपने क्वेश्चन कॉपी में फटफट फटफट लगा लिए, और आप बोले चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। क्या ये चैप्टर कंप्लीट करना है? क्या ये वास्तव में सही तरीका है चैप्टर कंप्लीट करने का? ये ही मिथ हमारे इस बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं कि उनको लगता है कि उन्होंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, लेकिन चैप्टर कंप्लीट करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है बेटा, ठीक है ना। चैप्टर कंप्लीट करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मतलब है कि जब आपको चैप्टर कंप्लीट करना है तो सबसे पहले आपने क्या करा, नोट्स बना रहे, ठीक है, नोट्स बनाने के बाद क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन लगाने के बाद आपको फिर से देखना है कि क्वेश्चन जो लगाए थे आपने, तो देखो अगर आपने 50 क्वेश्चन लगाए होंगे तो उनमें 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसे निकले होंगे जिनमें आपने 3 से 4 बार सोचा होगा कि ये क्वेश्चन हमने कैसे किया। तो वो क्वेश्चन के आपने दोबारा लगाए। तो क्वेश्चन लगाना,
कंप्लीट करना ही चैप्टर कंप्लीट करना नहीं होता। चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब है कि चैप्टर जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, आप अपने फ्रेंड के साथ या खुद बैठिए, आज जरूरत नहीं है किसी की, और रैंडमली 10 से 5 क्वेश्चन निकालिए उनको, और फिर आप ट्राई करिए कि क्या आपसे बनता है। अगर बन गया तो आपका क्वेश्चन चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और ये जो 5 से 10 क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ अपने नोट्स से नहीं निकालना बेटा। एक बुक से आपने लगा लिया, अपने नोट से लगा लिया, तो दूसरी बुक उठा लीजिए, उस बुक से रैंडमली आप अपने आप को चेक करिए कि क्या आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा मतलब आपके चैप्टर में कमी है, अभी आपको और पढ़ने की जरूरत है। और जब तक आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें। एक फॉर्मूला नोट बनाइए बेटा, फॉर्मूला नोटबुक बनाइए। ठीक है, मैथ्स के लिए जैसे अब एग्जाम आप दोगे, तो एग्जाम देने में आपके 10 से 5 रजिस्टर आप ऐसे ही भर देते हो पूरे साल भर में, और हर चीज हर दिन आप कुछ नया सीख रहे हो, लेकिन हर दिन जो नया सीख रहे हो, क्या वो हर दिन का नोट्स आप रिवाइज कर सकते हो? नहीं। जवाब होगा नहीं। इसके लिए आपको क्या करना बेटा, एक फॉर्मूला नोटबुक बनाना है। दो अलग अलग बताइए, किताब बनाइए, कॉपी लीजिए। एक में केवल फॉर्मूला लिखिए, और एक में मैथ्स के रिवीजन नोटबुक। रिवीजन नोटबुक का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चंस का समावेश करिए जो आपको लगाने में, जैसे आपने पहला एवरेज का टॉपिक लगाया, एवरेज के टॉपिक में 10 से 12 क्वेश्चन आपको बेटा ऐसे लगे कि ये आना चाहिए। जब आप करोगे, जब आप पढ़ोगे, तो आपका खुद अंतर आत्मा बोलने लगेगी कि हाँ यार, ये क्वेश्चन तो बढ़िया एग्जाम में आएगा। और जब आपको ऐसा लगने लगे, मतलब आप सिलेक्शन की राह में आ चुके हो। और जब ये लगे कि ऐसा क्वेश्चंस आएगा, तो ये क्वेश्चंस जो हैं 10 से 5 क्वेश्चन है, उन्हें अलग से जो अपनी मैथ की रिवीजन बुक है ना बेटा, इसमें लिखिए। क्योंकि रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप फिर से पूरे उठाए और पूरी कॉपी पलटाने लगे। ऐसे तो हम जीएस भी नहीं पलटाते कि हम मैथ पलटा लें। तो मैथ में दो किताबें, दो कॉपियां बनाना बहुत जरूरी है नोट्स के अलावा। एक तो फॉर्मूला, जिसमें हम केवल फॉर्मूले लिखेंगे कि हाँ एक चैप्टर है परसेंटेज है, परसेंटेज में इतने टाइप के फॉर्मूले हमारे यूज हुए हैं। और दूसरा रिवीजन नोटबुक। रिवीजन नोटबुक मतलब कि हाँ ये परसेंटेज का हमने टॉपिक पढ़ा था, ये टॉपिक पढ़ने में हमें 5 से 7 क्वेश्चंस में दिक्कत आई थी, और ये दिक्कत अगर आई है तो आगे भी आएगी। तो वो क्वेश्चंस आप अलग लिख लीजिए। लिखने के बाद उनका रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो आपके खून में है, बेसिक क्लास तो आप कर चुके हो, बेसिक से तो आप ऊपर आ चुके हो। लेकिन अब एवरेज स्टूडेंट से अच्छे स्टूडेंट की ओर आपको जाना है, तो ये कंसेप्ट आपको करना जरूरी है कि रिवीजन बुक बनाना है, जिसमें केवल वही क्वेश्चंस आपको लिखना है जो आपको सबसे ज्यादा समस्या देते हैं, जो आपके कंसेप्ट को बिगाड़ते हैं, जो आपको ये याद दिलाते हैं कि यार ये कहाँ से किया है हमने। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का समावेश यहाँ होगा। तो इंपोर्टेंट फॉर्मूले लिख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक्स लिख लीजिए, इंपोर्टेंट कंसेप्ट लिख लीजिए, फ्रिक्वेंटली मेड मिस्टेक्स है ना, ये बहुत अच्छा है। फ्रिक्वेंटली मेड मिस्टेक मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर लिखना है, या ऐसी तरीका जरूर लिखना जहां आप बार बार गलती करते हैं। हाईलाइट करो उस चीज को कि आप बार बार गलती कहाँ करते हो, बार बार गलती क्यों कर रहे हो। तो वो जरूरी है। जब तक आप अपनी गलती नहीं पकड़ोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मैथ में एक्यूरेसी कैसी आएगी। ठीक है, और डिफिकल्ट पीवाईक्यूज बताया है कि हर टॉपिक में डिफिकल्ट पीवाईक्यूज आते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, पीवाईक्यूज का मतलब है, तो बताओ पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे हमने बताया था कि प्रैक्टिस कर ली हमने, क्वेश्चंस लगा लिए, अब इसके बाद पीवाईक्यूज लगाना है। तो पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। क्या केवल एक क्वेश्चन है, इनको लगा के हम समझ जाएंगे कि बस हो गया, अब हमसे बनने लगा? क्या हम अपना लेवल चेक कर रहे हैं? यहां से एक क्वेश्चन है कि पीवाईक्यूज आप जो लगा रहे हैं, तो बेटा यहाँ क्या है, क्या आप अपना लेवल चेक कर रहे हैं या अपना क्वेश्चन चेक कर रहे हैं? तो इन दोनों का सवालों का जवाब ही ना है। ना यहाँ आप अपना लेवल चेक कर रहे हैं, ना क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। पीवाईक्यूज का असली मकसद है लगाने का बेटा, देखो पीवाईक्यूज के सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जामिनर की सोच है। जब भी हम किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हैं, भले ही आप एसएससी कर लो, व्यापम कर लो, पटवारी कर लो, कुछ भी कर लो, यूपीएससी कर लो, पीएससी कर लो, जब आप पीवाईक्यूज लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, तो वहां हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि एक जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेट करता है, उसका लेवल क्या है। उसका लेवल नहीं, लेवल तो बहुत ऊंचा हमसे, वो उसकी सोच क्या है, ये पेपर वो किस तरीके से डिजाइन कर रहा है, वो बच्चों से पूछना क्या चाहता है। समझ गए? तो दो अलग अलग कैटेगरी हो गई। टीचर जब पीवाईक्यूज देखता है, क्वेश्चन देखता है, कोई भी टीचर के पास आप जाओगे, तो वो आपसे बोलता है कि बेटा इस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाओ। उसका मतलब है कि वो आपको ये अवेयर कराना चाह रहा है कि आप ये देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आते हैं, और ये टाइप आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से टाइप आते हैं और उनका क्या करना है।
पीवाईक्यू से पता क्या चलता है बेटा, किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। सबसे पहला यही होता है, देखो क्वेश्चन का लेवल पता होता है कि आपको किस लेवल तक पढ़ना है। ठीक, कंसेप्ट कैसे पूछा जाता है, हम एक ही बात को कैसे घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं, ये भी आपको समझ में आएगा। देखते हो ना बेटा कि अरे तो यहाँ क्लास में तो टीचर ने बहुत अच्छे आसान शब्दों में समझा दिया, क्वेश्चन भी आसान शब्दों में लिखा दिया, लेकिन जब एग्जाम में देखा तो वही क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के आया कि हमें समझ ही में नहीं आया। तो ये भाई, अगर आपने एग्जाम में जाने से पहले क्लास के साथ, टीचर के साथ अपने पीवाईक्यू डिस्कस किए होते तो वो आपको बताता कि भाई इसके कंसेप्ट के बेसिस में ऐसे भी इसकी थ्योरी हो सकती है। तो आप ये करते नहीं है कभी, आपको टीचर से डिस्कस करने का टाइम ही नहीं है, आप अपनी कमियां छुपाना चाहते हैं, पीवाईक्यूज लगाने ही नहीं चाहते, क्योंकि आप तो यहाँ घूमने के लिए आए हैं। जब घूमने के लिए आए तो इतना टाइम कौन देगा भाई। समझ में आया बेटा। ऑप्शन कैसे ट्रैप करते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन को ऑप्शन में कैसे लिखना है। जैसे आप मैथ के स्टूडेंट हो तो एक ऑप्शन में मान लो पाई लिख दिया, एक ऑप्शन में 22/7 लिख दिया। अब आपको ये पता ही नहीं कि ये दो ऑप्शन है कि अलग अलग ऑप्शन है कि दोनों का मतलब ही एक ही है। सही है ना। तो ये चीजें आपके पीवाईक्यू से समझ में आएंगे कि ऑप्शन कैसे आते हैं, कैसे कैसे ऑप्शन पूछ सकते हो घुमाकर। ठीक है, इसके बाद आपका कंसेप्ट क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है, ये सबसे बड़ा। देखते हो ना, एक टीचर है, पेपर देखने के बाद आइडेंटिफाई कर लेता है कि बेटा ये है। आप जैसे जाके टीचर से पूछते हो ना कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, ये वाला एग्जाम आ रहा है, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कैसे आएगा, क्या आएगा। तो वो भी भाई एनालिसिस करता है पीवाईक्यूज का, प्रीवियस 5 से 7 साल के पेपर्स का देखता है, जो अच्छा टीचर हो। और जो तुक्केबाज हो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। 5 साल के, 5 6 7 साल के क्वेश्चन पेपर देखता है, पीवाईक्यूज देखता है, फिर उसमें वो आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि अब आप ये टॉपिक लगाइए। फिर आप वो टॉपिक लगाते हैं, क्वेश्चन फंस जाते हैं, आप बोलते हैं टीचर बहुत अच्छा है। तो टीचर अच्छा इसलिए है क्योंकि पीवाईक्यूज का एनालिसिस कर रहा है, पुराने पेपर्स को देख रहा है, उसी के हिसाब से आपसे डिस्कस कर रहा है, तभी वो आपका सिलेक्शन करवा पाता है। लेकिन हम सिलेक्शन क्यों नहीं ले पा रहे, क्योंकि हर टीचर ये करता नहीं है और स्टूडेंट ये करना नहीं चाहता। अगर आप अपना सिलेक्शन खुद चाहते हैं बेटा तो आपको ये सब करना ही होगा। ये हो गई गुड स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट्स की निशानी, जो ये सब करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम बेसिक से लेकर, जीरो से लेकर हीरो तक की कहानी का डिस्कशन कर रहे हैं। अब बात करें पीवाईक्यू लगाने का सही तरीका क्या है। ठीक, पीवाईक्यू जो हम लगाएंगे तो उसका तरीका क्या है बेटा। क्या आप चाहते हो कि पीवाईक्यू, हमने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर निकाला, क्वेश्चन लगा लिया, हो गया, क्या ये तरीका है? बिल्कुल नहीं। पीवाईक्यूज आपने लगाए, ठीक, इस पीवाईक्यूज लगाने के बाद आपको यहां आइडेंटिफाई करना है बेटा कि देखो, एक तो पूरा पेपर लगाओगे, आप पेपर लगाओगे तो ये पता करेगा चलाएगा कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा आ रहा है। लेकिन जब एक ही टॉपिक आप लगाओगे बेटा, एक ही टॉपिक लगाओगे पीवाईक्यूज का, तो उसमें ये पता चलेगा कि कौन सा टाइप ज्यादा आ रहा है। समझ में आया। तो पीवाईक्यूज लगाओगे तो यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है बेटा, है ना, नोट डाउन करना है कि कौन सा, अगर एक चैप्टर का पीवाईक्यूज लगा रहे हो या एक एग्जाम पेपर लगा रहे हो, तो वो आपको नोट करना है कि कौन सा टाइप या कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा आ रहा है, और उस में से आपसे क्या नहीं बन रहा है। जो नहीं बन रहा तो एक कॉपी आपने जो पीछे बनवाई थी हमने अभी अभी इसी वीडियो में बनवाई थी, आगे आप बनाओ या नहीं बनाओ वो तो नहीं पता। यहाँ जो वीडियो बनाई थी जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम्स लिख रहे थे, है ना, कि ये क्वेश्चन हमें नहीं बन रहा था, या ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा था, ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, तो वो उस क्वेश्चन से, ये पीवाईक्यू से वो क्वेश्चन निकाल के अपनी कॉपी में जरूर लिखना है। ठीक है। अब बताएं कि स्पीड पहले या एक्यूरेसी। कई लोग स्पीड बोलते ना, क्वेश्चन पेपर सुना, भागा 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 शुरू कर दिया, अरे पेपर का टाइम नहीं बच रहा है। तो बेटा स्पीड से कुछ नहीं होगा, स्पीड के चक्कर में आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, सब बराबर हो गया। स्पीड भले ही कम हो लेकिन एक्यूरेसी ज्यादा होना चाहिए। हमारे 10 क्वेश्चन हमने करे, 1 घंटे का पेपर है, 60 मिनट का हमें टाइम मिला है, और 100 क्वेश्चन अगर आए हैं तो हमें 100 क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना बेटा। सिलेक्शन के लिए 100 में 100 कोई नहीं लाता है। हमें सिलेक्शन के लिए एक्यूरेसी चाहिए कि हम जितने क्वेश्चन करेंगे उसमें से 99% सही होंगे। यही तो एक डिफरेंस है टीचर और स्टूडेंट में, कि टीचर की एक्यूरेसी 99% होती है, 1% वो भी कभी कभी मूड के हिसाब से है, मूड खराब है, घर में लड़के आया है, क्या करके आया है, गलत हो सकता है कभी कभी, है ना। लेकिन 99% एक्यूरेसी टीचर की होती है, तो वो टीचर कहलाता है, उसकी सब कोई वाह वाही करता है। वही स्टूडेंट अपनी लापरवाही के चक्कर में, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, क्लास में इंप्रेशन जमाने के चक्कर में स्पीड पे काम करता है। स्पीड पे काम करता है कि नहीं हम सबसे पहले आंसर देंगे, भले ही गलत दे दें। तो स्पीड कभी नहीं भागना बेटा, स्पीड में नहीं भागना।
अगर आपकी एक्यूरेसी है, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आपकी स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी। ठीक है। मॉक टेस्ट का असली काम तो बताया था अभी पहले कि टेस्ट लगाने का काम ये बिल्कुल नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाइए। टेस्ट लगाने का काम है भले ही आपके 2 नंबर आए, इससे भी हमें टेंशन नहीं बेटा। ठीक है। 2 नंबर में भी आपको खुश होना चाहिए कि आपने बिना पढ़े बिना कुछ किए 2 नंबर लगे, मतलब पीछे आपने कुछ पढ़ा होगा। आपने 20 नंबर 40 नंबर है तो आपको याद है, आपको पता चल गया कि हाँ इतने क्वेश्चन, तो कम से कम इतनी तैयारी तो है हमारी। अब जो नहीं बना उस पर फोकस करना। टेस्ट का काम केवल इतना है कि जो आपसे नहीं बन रहा है उस पर फोकस करना, उसको कंसेप्ट बिल्डअप करना, उसके टॉपिक क्लियर करना। ठीक है। माई मैथ्स मिस्टेक। अब हम मैथ्स में मिस्टेक कैसे करते हैं ना, तो इसके लिए बोला है कि आपने माई मैथ्स मिस्टेक कॉपी बनाना है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसके लिए। इसमें आपको लिखना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था, क्यों गलत हुआ था, सही कंसेप्ट क्या था, इसका शॉर्ट सॉल्यूशन क्या था, अगली बार क्या ध्यान रखना है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, अगर आप कर रहे हैं तो कभी भी आप स्पीड के लिए नहीं रोएंगे, मैथ से डर आपको कभी भी नहीं लगेगा। अब क्या नहीं करना, सबसे पहली बात और आखिरी बात है कि अब क्या नहीं करना। बेसिक से एडवांस लेवल तक, जीरो से हीरो तक सारे कंसेप्ट आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि क्या स्टूडेंट्स करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो करना चाहिए मैं तो हो चुका, अब क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो रोज टीचर बदलना। टीचर का सेंस या टीचर से नहीं है बेटा, हमें अपने कंसेप्ट पे ध्यान रखना है कि एक आइडियोलॉजी सेट होती है कि हमें ये टीचर से पढ़ना अच्छा लग रहा है। जो भी आपकी नज़र में टीचर हो जिससे आप पढ़ना बेहतर पसंद करते हैं, ठीक है। टीचर 19 20 हो सकता है, कंसेप्ट नॉलेज बराबर सबको होता है, बस समझाने का तरीका अलग होता है। तो समझाने के तरीके के बेस पर आपको यहाँ वहाँ नहीं भागना है। जिस टीचर का आपको समझ में आ रहा है वहाँ पे आप स्टेबल रहिए, और रोज रोज टीचर ना बदल दें। हर दिन नई किताब ना बदल दें कि आज ये ले लिया, अरे मजा नहीं आ रही, कल ये ले लिया। अरे भाई आपको मजा लेने के लिए किताब नहीं ली आपने, आपने पढ़ने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए बुक खरीदी है। तो वो बुक कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद अगर कोई बोलता है तो आप बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप लेकर आए हैं तो उसको यूज तो करें। सिर्फ लेक्चर देखना, आजकल की जनरेशन जो है, जेनजीज बोल रहे हैं जिनको, या जो आज लाइब्रेरी कल्चर चालू हुआ है, हम वहाँ देखते हैं कि बस बच्चा केवल वीडियो देखता जा रहा है। ठीक है, वीडियो देख रहा है, नोट्स बना रहा है, यहाँ लिखता जा रहा है, यहाँ करता जा रहा है। ठीक। तो ये सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं है। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन वीडियो में डिफरेंस नहीं बता रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं तो केवल वीडियो देखना सफिशियंट है क्या आपके लिए, और रोज देखता जा रहा है भाई। एक वीडियो जब आपके पास पता है कि आपको रिकॉर्डेड क्लास मिली है, आप आज नहीं तो कल देख सकते हो, तो जो एक वीडियो देखा है उस पर पूरा एनालिसिस करके उसकी समरी निकालिए, नोट डाउन करिए, अपनी कॉपी बनाइए, उस पर प्रैक्टिस करिए। सारी चीजें करने के बाद ही अगला टॉपिक देखें आप। सॉल्यूशन देखकर समझ आ गया। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मैथ का क्वेश्चन देखा नहीं, बना नहीं, कभी नहीं बना, क्वेश्चन नहीं बना, 2 बार लगा लिया, 4 बार लगा नहीं बना, पीछे पलटाया, देखा, मान गया कि हाँ समझ में आ गया। तो क्या ऐसे आपको अगला क्वेश्चन बनेगा? नहीं बेटा। जब ऐसी कंडीशन आती है तो वो क्वेश्चन आपको कम से कम 2 बार लगाना पड़ता है। सॉल्यूशन देखने के बाद भी एक बार और लगाइए, एक बार अभी लगाइए, फिर जब मैथ आप उठने लगो तो मतलब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई उस दिन की, उस टाइम की, उठने लगो तो वो एक बार क्वेश्चन पे फिर से स्विच करिए और देखिए कि क्या अभी भी आपको वो कंसेप्ट याद है जो कंसेप्ट आपको परेशान कर रहा था। बिना रिवीजन आगे बढ़ते जाना। बहुत से बच्चे हैं, बड़े बहुत प्रेशर है, रिवीजन में कौन टाइम खर्च करेगा, पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीने भर हो गए, आपको रिवीजन करा ही नहीं। तो आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे पीछे साफ होता जा रहा है। तो ऐसा पढ़ना भी किस काम का बेटा। कठिन क्वेश्चन के पीछे इजी मार्क्स छोड़ना, ये बहुत बड़ी कमी होती है मैथ्स में। कि आपने देखा नहीं कि रिवीजन कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, एक कठिन क्वेश्चन देखा, आपने छोड़ दिया, मार्क लगा दिया, दूसरा देखा मार्क लगा दिया, तीसरा देखा। तो भाई ये मार्क जो है लगाने का टाइम है लिमिटेड होना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर हम जितने क्वेश्चन करेंगे उसमें से जो नहीं बनेंगे वो मार्क करेंगे। ऐसा नहीं कि मार्क करते 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 रोज ही मार्क करते जा रहे हैं। उन पे आप ध्यान कब दोगे, उनको लगाओगे कब, तो ये क्वेश्चन नहीं करना। मॉक देकर एनालिसिस ना करना। कुछ बच्चे हैं मॉक देकर एनालिसिस करने का मतलब केवल पेपर मिलाना और नंबर काउंट करना नहीं होता। सबसे पहली बात तो आपने मॉक टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आपने उसके नंबर मिलाए, बोल दिया कि यार 100 क्वेश्चन थे, 70 नंबर आ गए, 30 नंबर कट गया, आप खुश हो गए। किसी के 80 नंबर आ गए, वो खुश हो गया। भाई ये मॉक टेस्ट है, एग्जामिनर का लेवल उससे कहीं गुना ज्यादा है। तो आपको यहाँ 70 नंबर या 80 नंबर पे खुश नहीं होना है। एनालिसिस का मतलब है कि जो 30 क्वेश्चन आपसे या 20 क्वेश्चन नहीं बने हैं वो किस टॉपिक के हैं ये आइडेंटिफाई करना। ठीक है, उनमें क्या क्या समस्या थी, कौन कौन से टॉपिक हैं आपसे नहीं बने, ये करना, उसका शेड्यूल करना। उस
समरी का शेड्यूल करना कि इनमें से कितने टॉपिक हम आज कंप्लीट करेंगे और अगला टेस्ट लगाने के पहले आपको इनमें से कितने टॉपिक कंप्लीट करना है। ये होता है कंप्लीट एनालिसिस, ना कि ये कि आपने पेपर लगाया, नंबर काउंट करे, कितने नहीं बने, कितने बन गए और आपने पेपर बंद कर दिया। बेटा ये एनालिसिस बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। मैथ्स वीक, अच्छा प्रॉब्लम की बात करें, ठीक है, मैथ्स वीक है हमारा, ये हमारी प्रॉब्लम है, या मैथ्स को रोज अवॉइड करना प्रॉब्लम है, बताएं आप। भाई मैथ्स वीक है, आपसे साइकिल चलाते नहीं बन रही थी, आपने प्रैक्टिस करी, बनने लगी, क्योंकि आपको लग रहा था कि बिना साइकिल चलाए हमारा काम नहीं चलेगा। मोटरसाइकिल चलाना नहीं बन रही थी, आपने प्रैक्टिस करी, बन गई। कार चलाना सीख गए आप, चलना सीख गए आप। ये किससे हुआ? प्रैक्टिस से हुआ। तो अगर आप प्रैक्टिस को ही अवॉइड कर देंगे, मैथ को ही अवॉइड कर देंगे, तो आप सीखेंगे कैसे? तो प्रॉब्लम मैथ नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैथ हमारी बहुत बड़ी समस्या है। मैथ समस्या कभी थी ही नहीं। समस्या तो थी मैथ का फोबिया, जिसकी वजह से आप उसको अवॉइड कर रहे थे, उसमें प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहते थे। भाई नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, एक ट्यूटर अच्छा देखिए जो आपकी हेल्प कर सके। वो फ्रेंड भी हो सकता है, ट्यूटर का मतलब पेड नहीं होता बेटा, जो अपना आपका फ्रेंड भी है, माता पिता है, दोस्त हैं, भाई बहन है, कुछ भी जो आपकी हेल्प कर सके, और उनके साथ मैथ में बैठिए तो सही, सेशन तो करिए। जब आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, आपका बेसिक अगर कंप्लीट हो गया, तो आपको मैथ से कभी डर लगेगा ही नहीं, फिर मैथ आपको बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। चलिए अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि अब ये सारी चीजें पंचायत तो हमने कर ली कि कितने स्टूडेंट कैसे हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है। ये सारी चीजें हम कर रहे थे केवल मैथ्स के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो मैथ्स से डरते हैं, जिन्हें मैथ्स से फोबिया है। अब फाइनल कंक्लूजन में हम बात करें कि अब हमें बोलना क्या है, ठीक है। तो ये आप समझें, बहुत गहराई से समझें बेटा, कि आपका आज का जो लेवल है वो फाइनल लेवल नहीं है। ये लिख के इसलिए लाए क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ध्यान रख सको, है ना। आपका जो आज का लेवल वो फाइनल नहीं है बेटा, कि आप सोच रहे हैं कि आज हमसे मैथ नहीं बन रही तो कभी मैथ बनेगी ही नहीं, ठीक है। अगर आपने कंसेप्ट सही पढ़ लिए, बेसिक की बात कर रहे थे, क्वेश्चन लगा लिए, पीवाईक्यूज कर लिए और अपनी गलतियों पर काम कर लिया, तो मैथ्स आपकी कभी कमजोरी बचेगी ही नहीं, वो आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। कि किसी एग्जाम में अगर 120 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 120 में से 120 नंबर आपके हैं। हम बात कर रहे हैं एमपीटेड वर्ग 2 की, ठीक है, कि अभी आपके 120 क्वेश्चन आएंगे। अगर मैथ आपकी कमजोरी नहीं है, इन हिसाब से आपने काम कर लिया अगर, तो आप 120 में से 120 क्वेश्चन करेंगे। हमें क्वालिफाइंग मार्क्स 90 नंबर या 75 नंबर की जरूरत ही नहीं है भाई। हम एक अच्छे बेस्ट टीचर बन के जाएंगे, जहां जाएंगे अच्छी जाएंगे। तो मैथ्स आपका आज के लेवल के बेस पर डिसाइड मत करो कि आज आपका लेवल क्या है, इस हिसाब से आप बोलें कि यार हम तो बहुत डप्पू हैं, हमसे बनता ही नहीं है, हमारा लेवल कभी अच्छा होगा ही नहीं। ये वादा है आपसे। अगर आप हमारे तरीके से, इस तरीके से आप पढ़ेंगे, मैथ्स से आपको प्यार हो जाएगा, ठीक। मैथ्स आपकी कभी कमजोरी नहीं रहेगी। और उसके लिए करना केवल इतना है कि आज के लेवल को फाइनल नहीं मानना है, बस आपको जो चीजें इस वीडियो में बताई हैं ये सारी चीजें आपको बनाना है, ठीक बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही जानकारी है। अभी एमपीटेड वर्ग 2 के लिए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं हमारे। सिग्मा क्वांट ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से हम रेगुलर क्लासेस रहेंगे, और इसके अलावा भी रात 9 बजे से प्रतिदिन यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासेस रहेगी वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए। धन्यवाद, उसे ज्वाइन करना ना भूलें।